हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम करेंगे अपडेटेड करंट अफेयर्स का सेगमेंट, जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि यूपी पीसीएस का जो डेट है वो आपका मार्च 2024 में होने वाला है। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने 11 फरवरी 2024 को आरओ का एग्जाम दिया था, और जिस समय मैक्सिमम स्टूडेंट ने, लगभग 90% स्टूडेंट ने येलो कलर की घटना चक्र आई दृष्टि मैगजीन को परचेस किया था, जिसमें आप देखोगे 1 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक की पूरी एक साल की करंट अफेयर्स पूरी की पूरी इंक्लूड हो चुकी है। लेकिन बात आती है कि जब 17 मार्च को पेपर है तो आपका जनवरी का करंट अफेयर्स और फरवरी का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए दृष्टि में करंट अफेयर्स एक दूसरी आ गई है 2024 के लिए, जो कि अब आपको डाउट हो रहा है कि सर इसमें 1 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2024 तक का है, तो क्या इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा? तो इसको बिल्कुल पूरा नहीं पढ़ना होगा। केवल इससे आपको जनवरी और फरवरी की जो है कि करंट अफेयर्स को अपडेट कर लेना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी येलो कलर वाली बुक पढ़ी थी। और अगर इसका भी समाधान आप सबसे अच्छा चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म से जो लोग जुड़े हुए थे, पुराने स्टूडेंट और जो पहली बार आए, उन दोनों लोगों को मैं बता दूं कि यहां पर हम लोगों ने येलो कलर की बुक को पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स में कवर किया था। केवल कितने पेजेस में? 90 पेजेस में, अर्थात कि 45 इंटू 2 कर लीजिए आप। और लेक्चर्स कितने थे? केवल 12 लेक्चर में सारी चीजों को हमने कवर किया, जिसमें मैंने पूरा 2023 का जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। और अब मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर दिए इसके 2024 के, केवल कितने महीने के? जनवरी और फरवरी के, क्योंकि इनके सारे टॉपिक रिपीटेड है येलो वाले बुक के। केवल जनवरी और फरवरी का हर महीने का, और मतलब जनवरी फरवरी का हर सेगमेंट से, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, एनवायरमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, संक्षिप्तियां हो, पुरस्कार हो, यूपी स्पेशल, बजट, ये सारी चीजों के मैंने नोट्स बना दिए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे उसी नोट्स पर क्लास। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और दिखा दूं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जब आप लोग अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे सर्च करोगे ग्लैंस एकेडमी, तो हमारा ये वाला YouTube चैनल ओपन हो जाएगा ग्लैंस एकेडमी में। और जब आप इसकी प्लेलिस्ट में आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज को कंप्लीट किया था, ये वाली। यहाँ पर आप देखोगे कि इसके मैराथन भी ऑलरेडी मैंने चारों मैराथन बना दिए थे, जिसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो लेक्चर नंबर 12 तक, यहाँ तक पूरे के पूरे जो है कि घटनासार और ई दृष्टि जो वार्षिकी आती है 2024, उस पर बेस्ड मैंने पूरी करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट से ये पूरी क्लास कराई थी। और ये मैंने आरओ एग्जाम से पहले ही कंप्लीट करा दी थी, जनवरी और फरवरी के अंतर्गत ये पूरी की पूरी जो है कि मैंने कंप्लीट कराई थी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी में आपके जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने का पूरा करंट अफेयर्स इसी में इंक्लूड करूंगा, अपडेट करते हुए, जो यूपी पीसीएस के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग। और यहां पर देखिए मैंने इस चीज को लिखा भी है, अगर आप गौर से देखेंगे कि घटना चक्र आई दृष्टि 2024 से अपडेटेड है जनवरी और फरवरी का। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का पूरा करंट अफेयर्स का क्लास मैंने इसी तरह हैंड रिटन नोट्स में ओनली 12 लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है। और अब बचेंगे केवल 2 लेक्चर और, जिसमें मैं जनवरी और फरवरी एक साथ इंक्लूड करते हुए चलूंगा। तो ये मैंने नोट्स बना दिए हैं और अब इसकी क्लास आप लोग कर सकते हैं। और जो भी लोग अगर इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं पूरी कंप्लीट, मतलब कि ये भी अपडेटेड भी और पिछले एक साल का पूरा जो करंट अफेयर्स है, इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा, जो व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के नीचे दिया गया है। वहां पर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने टाइम को बिना गवाए। पहला ही हमारा लेटेस्ट जो है कि करंट अफेयर्स मुद्दा है, चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मामला क्या था दोस्तों? सबसे पहले हम चुनावी बॉन्ड की बात करेंगे कि 2 जनवरी 2018 को इसे आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया था। कब सूचित किया गया था? 2018 में। हालांकि अभी लेटेस्ट अपडेट यह आई कि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने इसको मतलब कि संवैधानिक पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। संवैधानिक पीठ का मतलब होता है कि जब 5 या 5 से अधिक लोगों के जजों की बेंच से किसी मुद्दे की सुनवाई करती है। तो यहाँ पे जो 5 सदस्यीय पीठ थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी शामिल थे, फिर संजीव खन्ना जी, भूषण गवई जी, JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा, ये 5 लोगों की सदस्यीय टीम थी जिसने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया। अब यहाँ पे से प्रश्न पूछा जा सकता है कि चुनावी बॉन्ड अभी हाल ही में चर्चा में थी, इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा और किस वर्ष की गई थी? तो ये स्टेटमेंट ऐसे बनेंगे। आरओ के एग्जाम्स में आपने देख लिया कि करंट अफेयर्स वन लाइनर नहीं था, स्टेटमेंट वाइज थे, तो ऐसे स्टेटमेंट बन सकते हैं।
फिर बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ थी, संवैधानिक पीठ, उसने क्या मुद्दा कहकर इसे रिजेक्ट किया। तो उन्होंने कहा कि यह जो पीठ थी कि फंडामेंटल राइट के आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के तहत मतदाताओं के सूचने के अधिकार का उल्लंघन करती है, यानी कि सूचना अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। मतदाताओं को यह पता ही नहीं है कि हम जिनको ताजपोशी पहना रहे हैं, हम जिनको सरकार में चुन रहे हैं, वो किस किस पार्टी से चंदा ले रहे हैं, किस कॉर्पोरेट घराने से या किस व्यक्ति से चंदा ले रहे हैं, उसका हमें पता ही नहीं चल रहा है। ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए इसको असंवैधानिक, मतलब कि मूल अधिकार के खिलाफ है, असंवैधानिक घोषित किया। अगला पॉइंट आता है कि आपका जो चुनावी बॉन्ड है उसे जारी कौन करता है, तो एकमात्र बैंक है भारत का, वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। केवल यही जारी कर सकता है, आरबीआई नहीं करेगा, पीएनबी नहीं करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई बैंक नहीं करेगी, केवल और केवल एसबीआई जारी करेगी। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक के खरीदे गए सभी बॉन्डों का विवरण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा एसबीआई को। अब तक का मतलब है 6 मार्च 2024 तक की पूरी डेट दी गई है कि 12 अप्रैल 2019 से 6 मार्च 2024 तक जितने भी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा मिला है, किसने दिया, किस पार्टी को दिया, किस कॉर्पोरेट ने दिया, किस बिजनेसमैन ने दिया, ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, इसको सार्वजनिक करेगा 12 मार्च 2024 तक, ताकि आम पब्लिक को पता चल सके कि किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया और बदले में उस पार्टी ने उस चंदे देने वाले व्यक्ति के लिए क्या क्या काम किया। तो ये असंवैधानिक इस वजह से घोषित किया गया। अब बात करेंगे चुनावी बॉन्ड से संबंधित जो प्रश्न आपके बन सकते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम है आपका। तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र है। क्या है दोस्तों? प्रॉमिसरी नोट है। इसको हम प्रॉमिसरी नोट या वचन पत्र कहते हैं। इसमें खरीदने वाले या प्राप्तकर्ता या देने वाले किसी का भी नाम पता नहीं होता है, अर्थात इसमें गोपनीयता का पालन किया जाता है। न तो खरीदने वाले का नाम होगा, न ही बेचने वाले का नाम होगा, किसी का नाम नहीं रहेगा। और इसे भारत का नागरिक या भारत में निगमित स्थापित कॉर्पोरेट निकाय द्वारा भी खरीदा जा सकता है। लेकिन बात होगी कि अगर खरीदने की, तो हम भी तो जाके खरीद सकते थे, हम भी जाके खरीद सकते थे, लेकिन खरीदने के लिए भी यहाँ पे टर्म्स कंडीशन है कि इसका मूल्य वर्ग पहले हम देख लेते हैं कि इसको कितने मूल्य वर्ग में दिया जा सकता है। तो 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए, यानी 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसी 5 प्रकार के मूल्य वर्ग में केवल इसको जारी किया जा सकता है। कितने मूल्य वर्ग हैं? 5 प्रकार के। और दूसरी बात, ये अप्रतिदेय होते हैं, अर्थात नॉन रिफंडेबल होते हैं। और जब ये जारी किया जाता है तो केवल 15 दिन तक का इसमें समय रहता है कि 15 दिन के अंदर भुनाना होता है। मान लीजिए मैं एक पार्टी हूं या मैं कोई एक बिजनेसमैन या कुछ भी हूं और मैंने क्या किया, 10,000 रुपए का एक चंदा दिया फला पार्टी को कि भाई ये पार्टी को मेरा चंदा पहुंचा दो। अब 15 दिन के अंदर अगर उस पार्टी ने नहीं रिसीव किया तो फिर वो बेकार हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है। और इसमें एक टर्म्स कंडीशन ये लगाई गई है कि रिपब्लिक, मतलब कि जो आरपीए एक्ट है, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951, इसके अनुसार कहा गया कि जितने भी पंजीकृत लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल मतों का न्यूनतम 1% मत प्राप्त करने वाले ही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र है। तो कैसे राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड मिल सकता है? जो पिछले आम चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्य विधानसभा का चुनाव, उसमें कम से कम 1% उन्हें मत प्राप्त हुआ ही हो। 1% से अगर ज्यादा हुआ तो और अच्छी बात है। तो ऐसे लोग जो है कि क्या ले सकते हैं? चुनावी बॉन्ड का फायदा ले सकते हैं। तो यहां पर इसे अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो देखो कि 5-6 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने सीधे सीधे डायरेक्टली लिख दिए। पूरी मैगजीन का कहानी पढ़ने से आपका समय बच जाएगा। और यही चीजें मैंने पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स में भी किया है। अब केवल जनवरी और फरवरी का बस इसमें अपडेट कर दूंगा, तो आपकी पूरी यूपी पीसीएस की तैयारी बेस्ट हो जाएगी करंट अफेयर्स के लिए। इसकी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों। और अगर आप हमारे परिवार से पहले से जुड़े हुए हो ग्लैंस एकेडमी से, तो आपको पता होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है और कितने कम समय में आप इजीली जो है कि इसको रिवाइज कर सकते हो। और इसकी पीडीएफ भी आप परचेस कर सकते हो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से, वहां से आपको ये मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्या है भाई? तो भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करना। और ये लक्ष्य मोदी जी ने पंचामृत रणनीति के तहत ग्लासगो में जब COP26 हुआ था 2021 में, तब उन्होंने कहा था, जिसमें कहा था कि भारत का एक लक्ष्य और है कि शून्य उत्सर्जन 2070 तक करना है। उसी में ये लक्ष्य बताया था। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को शुरू किया गया। इस योजना से
पढ़ने से पहले हम एक चीज और जान लेते हैं, जो रैंकिंग आपसे पूछी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA के अनुसार भारत का स्थान या रैंक, जो कि अभी नवीनतम आंकड़ा है, इसने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत 4th स्थान पे आता है दुनिया में, पवन ऊर्जा क्षमता में 4th स्थान पे है विश्व में, और सौर ऊर्जा क्षमता में 5th स्थान पर है दुनिया में। तो ये तीनों रैंकिंग याद रखना। 13 फरवरी 2024 को, 2024 13 फरवरी की बात है, मोदी जी के द्वारा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की गई है। क्या की गई है? मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की गई है, जिसका लक्ष्य यह है कि 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी। यानी कि जो सोलर पैनल लगाए जाएंगे वो सरकार की सब्सिडी के माध्यम से लगाए जाएंगे, और लगभग कितने? 1 करोड़ घरों की छत पर। और इसका एक फायदा भी होगा कि इससे 1 करोड़ परिवारों को प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली भी मिलेगी, और जो बची हुई अधिशेष बिजली होगी उसे आप वितरण कंपनियों को बेच भी सकते हैं। अब यहां पर आप कहोगे सर हम तो अपने ही यूज के लिए कर ले, वही बहुत है, हम बेच कैसे लेंगे? तो आप समझिएगा कि अगर मान लो कोई व्यक्ति के पास इतना बड़ा घर है कि वो कम से कम खूब बड़ा सा प्लांट लगा सकता है, तो वो साथ में अपनी 300 यूनिट मुफ्त बिजली यूज करे, और उसका जितनी उसके ऊपर की यूनिट है उसका पैसा पेमेंट करेगा, और जितनी वो बच जाती है उस अधिशेष को क्या करेगा? वो किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच सकता है। तो टर्म्स यहाँ देखना कि क्या लोग, जो परिवार है, क्या वो बिजली को बेच भी सकते हैं? तो बिल्कुल बेच सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। उत्तराखंड बहुत चर्चा में था, UCC इसको लॉन्च किया गया, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम कहते हैं। अच्छा, बजट की बात करें दोस्तों, तो यूपी बजट और सेंट्रल बजट और आर्थिक समीक्षा जो भी चीज है, वो सारी चीज मैं अलग से एक क्लास बना दूंगा कल आपका, जैसे ये करंट अफेयर्स पूरी तैयार हो जाएगी, क्योंकि अभी आज पहली क्लास है, कल दूसरी क्लास होगी, 2 ही क्लास में जनवरी फरवरी पूरा अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस तक लगभग कवर कर लेंगे। फिर यूपी और जो संक्षिप्तियां हैं, स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, पुरस्कार है, ये सारी हम लोग पार्ट 2 में अपडेट कर लेंगे, अपडेटेड पार्ट 2 में। और उसके बाद मैं बजट और यूपी बजट की क्लास अलग से बना दूंगा, तो कहीं भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, उत्तराखंड UCC की बात करें तो भाग 4 DPSP में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत कहा गया समान नागरिक संहिता वर्णित किया गया। हालांकि 6 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 शीर्षक से इसे प्रस्तुत किया गया, और 7 फरवरी को ये पारित भी हो गया। अच्छा, यह विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड कैसा बन गया? पहला राज्य बन गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो विवाह या विवाह विच्छेद या तलाक जिसे कह सकते हैं, उत्तराधिकार नियम या सहवासी संबंध यानी कि लिव इन रिलेशनशिप, इन विषयों को पर कानून निर्माण करने का उद्देश्य था। संपूर्ण उत्तराखंड राज्य पर यह लागू होगा, और उत्तराखंड के उन निवासियों पर भी लागू होगा जो उस क्षेत्र के बाहर आदिवासी था। यानी उत्तराखंड के निवासी तो है, उनका परिवार, उनकी जन्म, उनका जाति, उनका स्थान, उनका डोमिसाइल सब कुछ उत्तराखंड में, लेकिन वो कहीं दूसरी जगह रह के नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कुछ भी, अल्टीमेटली है वो उत्तराखंड की मतदाता सूची में भी वर्णित है। ठीक है, कभी कोई व्यक्ति किसी राज्य का नागरिक कब बन जाता है? जब वो उस मतदाता सूची सूचित होता है या उसका नाम उल्लिखित होता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति पर भी जो है कि ये नियम काम करेगा, जिसे हम कहते हैं राज्यातीत, यानी राज्य से भी बाहर जाके। और यह प्रावधान ST कैटेगरी पे नहीं लगेगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे नहीं लगेगा, OBC SC ST पर तो लगेगा, माइनॉरिटी पे लगेगा, लेकिन ST पर नहीं लगेगा। उत्तराखंड की UCC निर्माण की एक समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी के द्वारा की जा रही थी। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न 2024। भारत रत्न 2024 इससे पहले 2019 में दिया गया था 3 लोगों को, उसके बाद कब दिया गया? 2024 में। तो पूरी जानकारी कलेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि इसकी शुरुआत की गई थी 2 जनवरी 1954 को। कब की गई थी दोस्तों इसकी शुरुआत? 2 जनवरी 1954 को की गई थी। और उस समय सर्वप्रथम जो प्राप्तकर्ता थे, सबसे पहले व्यक्ति थे C राजगोपालाचारी, जिनको 1954 में भारत रत्न दिया गया। और उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन साहब, इन तीनों ही विभूतियों को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था 1954 में। लेकिन उस समय मरणोपरांत का कोई जो है कि नियम नहीं था, प्रावधान नहीं था, परंतु उसे बाद में 1955 से जोड़ दिया गया कि मरणोपरांत व्यक्ति को भी उनके योगदान के लिए देना चाहिए। और पहली बार लाल बहादुर शास्त्री, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, इनको दिया गया मरणोपरांत श्रेणी में। तो ये मरणोपरांत प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अब बात करेंगे, भारत रत्न प्रत्येक वर्ष देने की कोई अनिवार्यता नहीं है, और शायद यही वजह है कि 2019 के बाद 2024 में दिया गया। हालांकि दोनों ही बार दिया जा रहा है जब लोकसभा चुनाव आयोजित होने वाले हैं। तो अब ये चुनावी राजनीतिक है, क्या है वो अलग बात है, लेकिन एक बार में 3 से अधिक देने का प्रावधान नहीं था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या किया गया? 2024 में 5 लोगों को दिया गया,
जबकि परंपरा यह है कि भारत रत्न एक बार में 3 लोगों को दिया जाता है, उससे अधिक नहीं दिया जा सकता। कोई ऐसा संवैधानिक नियम तो नहीं है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस बार 5 लोगों को दिया। तो अगर हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष ये नहीं दिया जाता, तो टोटल अब तक अगर आप बात करोगे तो 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, जिसमें 48 पुरुष हैं और 5 महिलाएं। देखिए, ये वो सारे फैक्ट है जो आपके करंट अफेयर्स में स्टेटमेंट वाइज यूपी पीसीएस पूछता है। तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए एक एक टॉपिक पे। बात करेंगे 2024 में किसे किसे भारत रत्न दिया गया, तो यहाँ पे 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी जो कि बिहार के सीएम भी रह चुके हैं। अभी इनके बारे में सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग आगे कलेक्ट करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी जो कि मरणोपरांत दिया गया, पीवी नरसिम्हा राव जी इनको भी मरणोपरांत दिया गया, और एमएस स्वामीनाथन जी इनको भी मरणोपरांत दिया गया। परंतु लालकृष्ण आडवाणी जी जो कि अभी जीवित हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है इनका, और इस समय इनको भी दिया गया। तो 5 लोगों को दिया गया, याद रखना। और इससे पहले जब 2019 में दिया गया तो 3 लोग थे, भूपेन हजारिका साहब मरणोपरांत थे, नानाजी देशमुख मरणोपरांत, और प्रणब मुखर्जी जी जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके, इनको भी भारत रत्न दिया गया। तो आप देखोगे कि 2019 के बाद 2024 में दिया गया। अब कुछ प्रमुख तथ्य हम जानकारी ले लेते हैं प्राप्तकर्ताओं से समय, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती पर इनको दिया गया, क्योंकि इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार में हुआ था। ठीक है, 24 जनवरी 1924 को हुआ था, और 24 जनवरी 2024 में, ध्यान देना, 2024 में इनके 100 वर्ष पूरे हो गए इनकी जयंती के। इस अवसर पे इनको दिया गया, और ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बात करें तो ये 2 बार यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। हालांकि तत्कालीन समय में जब इनका नूरपुर गांव में जन्म हुआ था तब ये मेरठ में आता था, लेकिन वर्तमान में नूरपुर गांव बागपत में आता है। और ये यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। कब से कब तक रहे? 1967 से 1968 तक थे, और फरवरी 1970 से अक्टूबर 1970 तक ये यूपी के सीएम भी रहे। और उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री का पद भी सुशोभित किया, जिसमें अगर हम प्रधानमंत्री पद की बात करें तो ये कब बने थे? जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक के प्रधानमंत्री भी थे। तो देखिए, यूपी से संबंधित ये प्रमुख हस्ती थे, इसलिए इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी पूछा जा सकता था। वहीं पीवी नरसिम्हा राव जी की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश के 1971 से 1973 तक चीफ मिनिस्टर भी थे, और बाद में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं जून 1991 से मई 1996 तक। और इनको आर्थिक सुधारों का जनक कहता है एलपीजी मॉडल, जो आपने पढ़ा होगा कि भारत कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जो आर्थिक सुधार आपने मनमोहन राव मॉडल पढ़ा होगा, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, तो और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी। तो ये 1991 में जो हमारी अर्थव्यवस्था को ओपन इकोनॉमी के रूप में डेवलप किया गया, इसलिए इनको आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। वहीं एमएस स्वामीनाथन जी की बात करेंगे तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और टाइम मैगजीन ने 20वीं सदी के टॉप 20 में प्रभावशाली एशियाई व्यक्ति के रूप में इनको शामिल किया, यानी टाइम मैगजीन में भी इनको टॉप 20 में जगह दी गई। और इनको भी कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं, जैसे अगर बात करोगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में मिला, फिर उसके बाद प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार की बात करोगे 2018 में दिया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड 1986 में दिया गया, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में दिया गया, और 1988 में चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है। तो ये जो भारत रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां थी जिनके बारे में मैंने जानकारी आपसे शेयर की। अब हम बात करेंगे राम मंदिर। 22 जनवरी 2024 को हमारे राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की गई अयोध्या के श्री राम मंदिर में, और बहुत सारे इस पे चर्चा बने रहे। हो सकता है एग्जामिनर इससे रिलेटेड कुछ आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न पूछे, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा कब की गई, कौन कौन इसमें शामिल हुआ, कौन राजनेता, कौन अभिनेता, ये सब नहीं पूछता एग्जामिनर। एग्जामिनर इस मंदिर को लेकर नागर शैली पूछेगा, द्रविड़ शैली पूछेगा, इसकी आर्ट एंड कल्चर की विशेषता पूछेगा, इनके महंत के बारे में पूछेगा, ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो मैंने इसीलिए उन सारे फैक्ट को कवर किया। जैसे कि हम बात करें, मोदी जी ने मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को ही रख दी थी। मैक्सिमम लोगों को ये चीज नहीं पता है, केवल ये पता है 22 जनवरी 2024 को हमारे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो भाई उससे पहले से ये बन रहा था, 5 अगस्त 2020 से ये बन रहा था, और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसी समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के अध्यक्ष जो थे महंत नित्य गोपाल दास जी, जो है कि महंत थे, उस समय मौजूद थे। तो ये याद रख लेना इनके महत्व का नाम, महंत का। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो प्रतिमा का जो निर्माण किया गया, जैसे बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा था कि भगवान श्री राम को काले रंग के मूर्ति क्यों बनाई गई है, इनको श्वेत रंग कर देना चाहिए था या थोड़ा सा गेहुआ कलर करते, तो ऐसा नहीं है। ये कर्नाटक से लाए गए 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्ण शिला पत्थर, कैसा पत्थर है? कृष्ण शिला पत्थर, जिसको ब्लैक मार्बल या काले ग्रेनाइट कहा जाता है, काले ग्रेनाइट से किया गया।
इसकी खासियत यह है कि किसी भी प्रकार के धातु से जो है कि या किसी प्रकार के पदार्थ से कोई रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। किसी प्रकार से जो है कि इसकी चमक फिर कम नहीं होगी। तो एक तो ये समझ में आ गया, कृष्णशिला पत्थर इसको हम कहते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पे जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो सब आर्ट एंड कल्चर को ध्यान में रखते पढ़े होंगे, क्योंकि ये भी तो अयोध्या की एक कलाकृति में जुड़ेगा, नया प्रसंग। मूर्ति का जो आधार है वो कमल के फूल का, यानी कि जिस पर भगवान श्री राम की मूर्ति खड़ी है बाल काल के रूप में, वो कमल के आधार पे खड़ी है। और इसमें रामलला के दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया। कौन से भगवान? विष्णु के। और मूर्ति के नीचे आपको पता है एक तरफ हनुमान जी बैठे हुए, ये तो सभी को पता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर गरुड़ जी को भी स्थापित किया गया है, जो कि आप फोटो में क्या देखते हो, राम, सीता, लक्ष्मण और साथ में हनुमान जी को देखते हो। लेकिन आपने बहुत ही कम देखा होगा कि गरुड़ जी भी उनके साथ बैठे हो, और यही चीज यहाँ पर दिखाई गई है। वहीं जो मूर्तिकार थे वो कर्नाटक के ही थे, अरुण योगीराज। उनका नाम क्या है? अरुण योगीराज। अब यहाँ पे कुछ मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो मंदिर हमारा नागर शैली में बनेगा, क्योंकि उत्तर भारत की जो मंदिर कला की शैली है वो नागर शैली है, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली है, और मध्य भारत की आपकी बेसर शैली है, जो नागर और द्रविड़ से मिक्सचर होती है। तो यहाँ पे नागर शैली में निर्मित हो रहा है, और इसमें 3 मंजिला मंदिर रहेगा, ये 3 मंजिला इमारत रहेगी, और जिसमें 5 मंडप होंगे प्रमुख। मंडप का मतलब होता है जहाँ पे अलग अलग आयोजन किए जाते हैं, जैसे नृत्य मंडप हो गया। अब रामनवमी के समय लोगों को वहां नृत्य करना है, वहां पूजा पाठ होगा, तो नृत्य मंडप अलग होगा, रंग मंडप अलग, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इसमें 5 प्रकार के मंडप है, और मंदिर के चारों ओर एक बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, जिसको ऐतिहासिक रूप से परकोटा कहते हैं, ठीक है। आयताकार परकोटा बनेगा, जो कि कैसा होगा, चारों तरफ से मंदिर को कुछ इस तरीके से घेरेगा बाउंड्री वॉल के रूप में, और इसके बीच में यहाँ पे मंदिर रहेगा, जो आपको 3 मंजिला देखने को मिलेगा। तो इसे हम परकोटा कहते हैं। और अगर धातु के बारे में बात करें तो मंदिर में कांस्य का प्रयोग हो रहा है, और लकड़ी का प्रयोग हो रहा है, पत्थर का प्रयोग हो रहा है, लेकिन दोस्तों लोहे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है। मंदिर में लोहे का प्रयोग कहीं नहीं हो रहा है। और मंदिर के निर्माण में जो जो वस्तुएं आ रही हैं, कहाँ कहाँ से आ रही है, जैसे गुलाबी बलुआ पत्थर राजस्थान से लिया गया, टीक की लकड़ी, टीक जो है कि महाराष्ट्र से ली गई है, ग्रेनाइट जो पत्थर आ रहे हैं वो कर्नाटक और तेलंगाना से आ रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से भी ब्रास वेयर पहुंचाया गया, उत्तर प्रदेश से। लकड़ी के दरवाजे हैदराबाद से आए हैं, और पखावज, बांसुरी, ढोलक ये यूपी से आए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बन सकता है, सूर्य तिलक तंत्र। सूर्य तिलक तंत्र का मतलब है कि मंदिर की मुख्य विशेषता यह है सूर्य तिलक तंत्र, अर्थात इसमें यह माना जा रहा है कि 12 बजे किरणें जो है कि भगवान श्री राम के माथे पर पहुंचेंगी, और एक तरीके से भगवान सूर्य इनका तिलक करेंगे। जैसे होता है ना कि भाई जब आप कहीं बाहर निकलते हो तो आपकी माताजी, आपकी बहनें आपको तिलक करके बाहर भेजती हैं कि बेटा यशस्वी भव, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करो, जो भी आप विजय प्राप्त करने जा रहे हो। तो इसीलिए भगवान सूर्य भी हर रोज प्रत्येक दोपहर 12 बजे के आसपास इनके माथे पर वो सीधे किरणें पहुंचेंगी। सोचिए कितना जो है कि आधुनिक तरीके से इसमें वैज्ञानिकता को ढूंढा गया, और भगवान श्री राम के माथे पे रोज दोपहर सूर्य की किरणें पहुंचेंगी, इस तरीके से इसे तैयार किया। तो इसे सूर्य तिलक तंत्र भी कहा गया है। तो याद रख लेना, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। अब देखिए यहाँ पे सह योजना शुरू की गई है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो चलिए शुरू से ही कर लेते हैं हम सीधे। पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना 8 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है इसको, और यह केंद्रीय क्षेत्र की एक उप योजना होगी, जो सभी राज्यों या यूनियन टेरिटरीज में 2023-24 से 2026-27 तक 4 वर्षों के लिए कार्यान्वित होगी। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। हालांकि अगर हम बात करें पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये पहले से शुरू हो चुकी थी 10 सितंबर 2020 को। इसको ऑलरेडी शुरू कर दिया गया था, लॉन्च कर दिया गया था मोदी जी के द्वारा, और इसका कार्यान्वयन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय कर रहा है, जो कि 2020-21 से 24-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया था। और इसी की एक उप योजना के तौर पे प्रधानमंत्री मत्स्य किसान संपदा योजना लॉन्च कर दी गई, इसी के उप योजना के तौर पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। जो बात करोगे तो ये बी.आर. अंबेडकर जी की प्रतिमा के रूप में तैयार किया गया, यानी ये किसकी प्रतिमा है? बी.आर. अंबेडकर जी की। और इसे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले में आंध्र प्रदेश के सीएम वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के द्वारा अनावरण किया गया, और ये विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बन चुकी है भीमराव अंबेडकर जी की, क्योंकि अभी तक विश्व में भीमराव अंबेडकर जी की इतनी ऊंची प्रतिमा कहीं पर भी नहीं है, जिसमें 125 फीट इनकी ऊंचाई है और 81 फीट का इनका आधार है, बेस है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 206 फीट की हाइट लगभग
हो रही है। ये पूरे विश्व में अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इस प्रतिमा को कांस्य यानी ब्रॉन्ज से निर्मित किया गया है। अंबेडकर जी के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी मैं शेयर करूं तो 1990 में इनको भी भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत। हालांकि ये 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया था और इस दिन महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा था? महापरिनिर्वाण, क्योंकि इन्होंने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था और इन्होंने खुद कहा था कि मैं जन्म जरूर हिंदू धर्म में लिया था लेकिन मरूंगा मैं बौद्ध धर्म में, या मतलब हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था। तो इन्होंने क्या किया था, 1951 के आसपास बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और 1956 में इनका निधन हो गया। अगले पॉइंट को देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नहावा सेवा अटल सेतु। तो शहरी परिवहन अवसंरचना को और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए MTHL यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण किया गया, जिसकी आधारशिला मोदी जी ने 2016 में ही रख दी थी, दिसंबर 2016 में। और अब ये जब बन के तैयार हो गया ना, तो इसी का नया नामकरण कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नहावा सेवा अटल सेतु। तो ये पहले से ही तैयार हो रहा था, 2016 में इसकी आधारशिला रखी गई थी MTHL के नाम से, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, लेकिन अब इसका नामकरण बदल दिया गया, बस इसका नाम बदला गया। हालांकि इसकी लंबाई की बात करें तो 21.8 किलोमीटर लंबा है और ये मुख्य रूप से 16.5 किलोमीटर समुद्र पे बनाया गया और 5.5 किलोमीटर के आसपास ये भूमि पर बनाया गया। और इस तरीके से आप देखोगे तो ये भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु बन गया, ठीक है, और दुनिया के स्तर पे 12वां माना जाएगा और ये 6 लेन से निर्मित है। तो क्या देखा कि ये भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है कि 16.5 किलोमीटर तक केवल समुद्र के ऊपर बना है। सोचो कितनी मजबूती के साथ इसमें पिलर खड़े किए गए। ये सारी भारत की आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रमाण है। तो देखिए यही सारे टॉपिक मैंने अपडेट किए जितने भी जनवरी और फरवरी के घटनाक्रम है। इसके बाद हम धीरे धीरे नेशनल से निकल के इंटरनेशनल में आएंगे, फिर इकोनॉमिक्स में आएंगे, फिर साइंस में आएंगे। ये सारे करंट अफेयर्स आपके अपडेट कर दिए मैंने जनवरी और फरवरी के। आज संडे था और आज पूरे दिन मैंने बैठ कर इसको अपडेट किया और इस समय आपको क्लास भी दे रहा हूं और आप इसकी PDF को भी आसानी से परचेस कर सकते हैं वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से। हालांकि आप पूरी करंट अफेयर 2023 और 2024 की अपडेटेड ये दोनों ही बाई कर सकते हैं। अगली टॉपिक है आपकी बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। ये क्या है भाई कार्यक्रम? तो 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था कि भारतीय विमानन यानी एविएशन सेक्टर में महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए। यह कार्यक्रम महिलाओं या बालिकाओं को स्टेम, जो कि स्टेम ये जो वर्ड है ना, इस बार केंद्रीय बजट जो आया था इंटरिम बजट, इसमें इस वर्ड को यूज किया गया है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जैसे क्षेत्रों में स्किल सीखने का अवसर देगा और जिसके लिए लगभग पूरे भारत में 150 स्टेम प्रयोगशालाएं निर्मित भी की जाएंगी। और इसी से संबंधित अगर हम बात करें तो BIETC परिसर 19 जनवरी 2024 को मोदी जी ने बंगलुरु कर्नाटक में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन भी कर दिया, जबकि बनने कितने 150 ऐसे बनने हैं। फरवरी 2023 को मोदी जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया था और यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा है। तो ये तो एक इससे रिलेटेड बस एक फैक्ट था। हालांकि बोइंग कंपनी की मैं बात करूं तो ये अमेरिका की बोइंग कंपनी है, ठीक है, अमेरिका की है। और इसके द्वारा क्या हो रहा है कि अब भारत के साथ संयुक्त रूप से गठबंधन करके या यूं कहें कि संयुक्त रूप से समझौता करके इस तरीके का एक एविएशन सेक्टर में महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा, इसलिए बोइंग सुकन्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वाति पोर्टल की बात करें तो आप देखोगे 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पे नई दिल्ली में INSA INSA जो कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया। स्वाति पोर्टल क्या होता है? तो साइंस फॉर विमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी कि अब महिलाओं की रुचि को साइंस में बढ़ाया जा रहा है और इस पोर्टल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा डेवलप किया गया, जो कि नई दिल्ली में अवस्थित है। कहां पर है ये? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ये नई दिल्ली में स्थित है और इसके द्वारा स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो देखिए यहां तक तो आपका जो नेशनल करंट अफेयर्स का सिनेरियो था वो आपका मैंने अपडेट कर दिया जनवरी फरवरी का। इससे पीछे आप जाओगे दिसंबर का होगा, नवंबर का, अक्टूबर का, तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी येलो कलर की जो आपकी मैगजीन आई थी और घटनासार आई थी उससे मैंने कंप्लीट किया, जो कि आप पिछले 12 लेक्चर्स में देख सकते हो। तो वहां पर आप इसको जरूर देख लीजिएगा। अब चलते हम इसी में अपडेटेड पॉइंट इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि भारत और ग्रीस के बीच संबंध की बात करेंगे। 21-22 फरवरी 2024 को ग्रीस के प्रधानमंत्री
किरियाकोस मित्सोटाकिस भारत की यात्रा पर थे और ये नवे रायसीना संवाद 2024 में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए थे, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। रायसीना जो डायलॉग है दोस्तों बहुत फेमस है हमारे इंडिया में, क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स अर्थात भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक प्रमुख सम्मेलन भी माना जाता है। हालांकि इसका आयोजन की अगर हम बात करें, इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और इससे पहले जो 8वें नंबर पे जब रायसीना डायलॉग हुआ था 2023 का, तो उसमें इटली की प्रधानमंत्री जो है कि भारत आई थी और वो मुख्य रूप से अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में थी। उस प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था उनका, ये जरा कमेंट सेक्शन में बता देना। हालांकि मैंने इसको पढ़ाया है, जो पिछले वाले जनवरी से दिसंबर तक का 2023 का करंट अफेयर्स है उसमें पढ़ाया है। अगर वो क्लासेस नहीं देखी तो उसको जरूर देख लेना। फिर देखते हैं भारत और कतर। अभी 8 लोगों को छुड़ाया गया है, जो है कि फांसी की सजा दे दी गई थी मौत के घाट उतारने की कतर में, लेकिन ये भारतीय कूटनीतिक का जो है कि प्रमाण है कि उनको बचाया गया। कैसे? तो भारतीय कतर के बीच में देखें 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कतर की यात्रा पर थे। इससे पूर्व जून 2016 में उन्होंने यात्रा की थी कतर की। सोचिए लगभग आप देखोगे तो 8 साल बाद उन्होंने पुनः यात्रा की। इसी दौरान भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को अपनी अभिरक्षा से मुक्त कर दिया गया और जिन्हें अक्टूबर 2023 में कतर की न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया था। तो पूछेगा कि अभी हाल ही में किस देश की न्यायालय ने 8 पूर्व सेना कर्मियों को मृत्युदंड दिया था, तो वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा, कतर, ओमान, सऊदी अरब, ईरान। तो आपको बताना होगा, तो वहां कतर की बात रहेगी। अब जरा भारत यूएई के संबंधों पर नजर डालें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नजर, क्योंकि भारत यूएई से इस बार कोई ना कोई प्रश्न बनेगा, क्योंकि भारत और यूएई के बीच संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत यूएई की बात करें तो 13 से 14 फरवरी 2024 को मोदी जी ने यूएई की यात्रा की थी और यह 7वीं यात्रा थी। मतलब कि कोई प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में अगर किसी देश में 7 बार जा रहा है, इट मींस कि भारत के संबंध उस देश से अच्छे हो रहे हैं, सुदृढ़ हो रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये 9 से 10 जनवरी 2024 को गुजरात भारत की यात्रा पर थे। उसके बाद जो है कि जनवरी के बाद फरवरी में मोदी जी चले गए मिलने। ऐसा होता है ना कि जब आप किसी त्योहार पे या किसी शादी फंक्शन में आप अपने दोस्त के यहाँ जाते हो तो फिर वो आपके यहाँ आता है, होता है ना। अच्छा, वो जब आए थे यूएई के जो है कि राष्ट्रपति, तो उस समय वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 में गुजरात में ही आयोजित हो रहा था, तो वहीं वो आयोजित होने गए थे। उसके बाद जब मोदी जी भारत से गए थे ग्रीस मतलब यूएई की यात्रा पे, तो वहां पे द्विपक्षीय निवेश संधि भी कुछ हुई थी, जैसे सेपा पर हस्ताक्षर हो गया, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और सेपा पर हस्ताक्षर होने का मतलब कि भारत के साथ उसके सामरिक और रणनीतिक संबंध बहुत मजबूत हो रहे हैं। सेपा पे हस्ताक्षर भारत कुछ ही और लिमिटेड देशों के साथ करता है, ये ध्यान रखना। मुश्किल से 4 से 5 अच्छे देश होंगे जिनके साथ पूरे विश्व में उसने ऐसे हस्ताक्षर किए। अगर यूएई के साथ कर रहा है, इट मींस कि सामरिक और रणनीतिक दोनों तरीके से भारत उनसे रिश्तों को मजबूत कर रहा है। वहीं IMEC की बात करें, जिसे G20 में लॉन्च किया गया था, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे, इस पे भी हस्ताक्षर किए इन्होंने। यूएई के राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं अभिलेखागार और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के मध्य भी एक सहयोग का प्रोटोकॉल हुआ है। वहीं विद्युत इंटरकनेक्शन पर भी सहयोग करने की बात हुई है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो कि लोथल गुजरात में खोली जा रही है, इसके विकास पर सहयोग किया यूएई और भारत दोनों ने कि भाई राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो भारत में एकमात्र ऐसा संग्रहालय बनाया जाएगा लोथल गुजरात में, इसके डेवलपमेंट पे यूएई सहयोग करेगा। इंडिया का जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तथा यूएई का AANI, ये आपसी में सहयोग कर रहे हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं। वहीं इंडिया का रुपे कार्ड, जो रुपे कार्ड आप देखोगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नीचे किनारे पे लिखा होता है ना, रुपे कार्ड है कि डेबिट का मतलब मैस्ट्रो है या मास्टर है, प्लेटिनम है, वीजा कार्ड है, तो इसके संबंध में इंडिया का रुपे कार्ड और यूएई का जैवान कार्ड, इस पर भी आपस में सहयोग हुआ। इट मींस कि अब भारत का जो रुपे कार्ड है वो यूएई में काम करेगा और यूएई का जैवान कार्ड भारत में भी काम करेगा। आगे देखते हैं। हालांकि 12 फरवरी 2024 में श्रीलंका एवं मॉरिशस में भी यूपीआई की सेवाएं लॉन्च कर दी गई हैं। वहीं पर मोदी जी अहलान मोदी कार्यक्रम में शामिल होते हैं और वहां पे CBSE सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी ऑफ एजुकेशन का एक क्षेत्रीय कार्यालय दुबई में ओपन करने की घोषणा करके आते हैं कि हम CBSE का एक क्षेत्रीय कार्यालय आपके दुबई में भी ओपन करेंगे। और वहीं दुबई में भारत मार्ट का आभासी रूप से शिलान्यास किया गया, जिसका शुभारंभ 2026 तक प्रस्तावित है। भारत मार्ट क्या है? एक तरीके से जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, या फिर ऑफलाइन बहुत सारे मल्टी स्टोर रिटेलर मतलब मल्टी रिटेल सामान के स्टोर होते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर भारत मार्ट एक ओपन किया जाएगा।
अब यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बातें हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की कौन सी ऐसी संस्था है जो विदेशों में पहली अपनी शाखा खोलेगी, तो आईआईटी मद्रास है, जो कि पहला भारतीय संस्थान है जिसकी विदेशी शाखा जंजीबार तंजानिया में ओपन होगी। वहीं आईआईटी दिल्ली, जो कि दूसरा भारतीय संस्थान है जिसकी विदेशी शाखा अबू धाबी यूएई में ओपन हो रही है। और अगर मैं पूछूं कि कौन सी ऐसी विदेशी यूनिवर्सिटी है जो भारत में पहली बार ओपन हो रही है, यानी भारत में पहली कोई विदेशी यूनिवर्सिटी है, तो डिकिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, जिसको गुजरात में ओपन किया जा रहा है। यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी और आप ये चीज देख पा रहे होंगे कि कितना शॉर्ट मैंने कर दिया है, आपका कितना समय बचा दिया जनवरी फरवरी का। अगर पिछला भी नहीं पढ़ा तो पिछली भी आप हमारी क्लासेस से पढ़ सकते हो। इस तरीके के नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, केवल बस बुक से लोग पढ़ाएंगे, लेकिन आपको नोट्स में जब पढ़ लोगे ना, बहुत कम समय में आप रिवीजन करोगे बहुत बेहतर तरीके से। और पीडीएफ निकाल के अगर आप पढ़ रहे हो अपने हिसाब से तो और अच्छी बात है, पीडीएफ के लिए आप परचेस कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 की बात करूं तो 12 से 14 फरवरी 2024 को यूएई में आयोजित हुई थी और ये 11वां संस्करण ही था, जिसकी थीम थी कि भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी कि शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो ये जो आयोजन हुआ ये कहां पे हुआ? यूएई में हुआ। और यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में भारत, तुर्की और कतर, ये तीनों देश ही शामिल हुए थे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में। अब जरा बात कर लेते हैं BAPS, हिंदू मंदिर अबू धाबी यूएई। क्या है मामला? 14 फरवरी 2024 को मोदी जी ने मंदिर का उद्घाटन किया। अबू धाबी में ये पहला हिंदू मंदिर बना और इस मंदिर का निर्माण BAPS यानी कि बाप्स संस्था के द्वारा किया जा रहा था, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बोचास नवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। बताया जाता है कि भगवान स्वामी नारायण जी ने स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की और इसकी स्थापना गुजरात में की गई थी और इन्हीं की याद में जो है कि पहला यूएई के अबू धाबी में ये पहला हिंदू मंदिर होगा। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। अब चलते हैं भारत और फ्रांस के संबंधों पर जरा विचार करें, क्योंकि मोदी जी ने इमैनुअल मैक्रों को बहुत जगह भारत में घुमाया जब 26 जनवरी पे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो पढ़ते हैं, 25 से 26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की यात्रा पर थे और इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत जयपुर राजस्थान से की थी, जहां पे उन्होंने आमेर का किला देखा, जंतर मंतर देखा और हवा महल देखा। हालांकि 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 को ये मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ शामिल हुए थे और ऐसा छठी बार हो रहा है, मतलब कि ऐसा यह छठा अवसर था अगर आपकी फ्रांसीसी नेता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ। अगर हम बात करें कि अपने गणतंत्र दिवस पे कौन मुख्य अतिथि के रूप में सबसे अधिक शामिल हुआ है, तो हम कह सकते हैं पूरी दुनिया में फ्रांस ऐसा देश है जो सबसे अधिक 6 बार जो है कि हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ है। इट मीन्स कि भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही बेहतर हो रहे हैं। इससे पहले 2016 में फ्रांसवा ओलांद जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे और वो भी इस समय शामिल हुए थे। 2026 को दोनों लोगों ने मिलकर भारत फ्रांस नव प्रवर्तन वर्ष के रूप में घोषित किया है, यानी 2026 से या 2026 तक भारत और फ्रांस के बीच में इतने अच्छे संबंध हो जाएंगे कि हम एक युगकारी परिवर्तन करेंगे। और यूपीआई भी स्वीकार कर लिया फ्रांस ने और यूपीआई स्वीकार करने वाला यह पहला यूरोपीय देश बन गया। यानी अभी तक जो भारत का यूपीआई है वो कहीं ना कहीं अफ्रीकी देशों में, एशियाई देशों में तो लॉन्च हो रहा है, जैसे श्रीलंका, भूटान, मॉरिशस, नेपाल और इन सभी देशों में, लेकिन यूएई में भी हो गया देखो। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या किसी यूरोपीय देश में भारत का यूपीआई लॉन्च हुआ है, तो हम कहेंगे बिल्कुल। एफिल टावर से जो है कि इसकी शुरुआत कर दी गई थी फ्रांस में और ये एकमात्र ऐसा यूरोपीय देश है जहां पर यूपीआई लॉन्च कर दिया गया है। और हम बात करते हैं कि 26 जनवरी के अवसर पर फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के एक बहुउद्देशीय टैंकर परिवहन विमान एवं 2 राफेल लड़ाकू विमानों ने जो है कि इस प्रतिभागी किया और आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के स्टार सी कार्यक्रम के अंतर्गत दोनों देशों ने सेनेगल में सोलर एकेडमी की स्थापना करने की घोषणा की है। सहयोग जताया कि हम स्टार सी कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में सोलर एकेडमी की स्थापना करेंगे। किस प्रोग्राम के तहत? आईएसए के तहत, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत। फिर बात करेंगे इसी समय H-125 हेलीकॉप्टरों हेतु TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एवं एयरबस के बीच एक समझौता हुआ। H-125 एकल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट पर सफल लैंड करने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है, जो माउंट एवरेस्ट पर भी बहुत सफलतापूर्वक लैंडिंग इसने की है। अब यहाँ पे हम कुछ अपडेट और लेते हैं रैंकिंग के बारे में जो भी लेटेस्ट आई है, जैसे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रतिवर्ष इसे जारी किया जा रहा था और 180 देशों की इसमें रैंकिंग दी गई है। नंबर 1 पे आपका डेनमार्क है, नंबर 2 पे आपका फिनलैंड है। इंडिया की बात करें
तो 2023 में इस बार 93 नंबर पर है, जबकि 2022 में 85 नंबर पे था। तो इससे पता चलता है कि भारत की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, यानी भ्रष्टाचार के मामले में 2022 की अपेक्षा 2023 में ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है भारत में। सोमालिया की बात करेंगे तो अंतिम नंबर पे आता है 180 नंबर पे, और ये 29वां संस्करण इस बार जारी किया गया। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें तो इसको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा 2012 से लगातार जारी किया जा रहा है। इसमें 55 देशों की रैंकिंग की जाती है, जो कि 22 फरवरी 2024 को इस बार लेटेस्ट अभी जारी किया था 12वां संस्करण, जिसमें रैंक 1 यूएसए को दिया गया और रैंक 2 यूके को दिया गया और रैंक 3 फ्रांस को दिया गया कि ये लोग जो है कि आईपीआर यानी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक में अग्रणी देश है। भारत की बात करेंगे तो भारत का रैंक 42वें नंबर पे था। अगर हम एशियाई देशों में बात करें तो जापान हमारा पहले रैंक पे, दक्षिण कोरिया हमारे दूसरे रैंक पे और भारत हमारा 12वें नंबर पे आता है एशियाई देशों में। ओवरऑल में तो उसकी 42 रैंक है ही है। अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट नैम शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। हालांकि अब तो ये इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, लेकिन इससे ही प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि 19 से 20 जनवरी 2024 को कंपाला युगांडा में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसकी थीम थी कि साझा वैश्विक समृद्धि हेतु सहयोग को बढ़ाना। क्या करना? साझा वैश्विक समृद्धि हेतु सहयोग को बढ़ाना। 24 से 27 तक युगांडा ही अब इसका अध्यक्ष रहेगा और भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में विदेशी मंत्री एस जयशंकर जो है कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और नैम की स्थापना हालांकि 1961 में हुई थी। भारत भी उस समय संस्थापक सदस्य के रूप में था और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 121 हो गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन हुए हैं, जैसे पिछली बार भी पूछा गया था तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन, और ऐसे ही मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में भी करंट अफेयर्स जो 2023 का कंप्लीट है उसमें भी करीब 10-12 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम बताए। लेकिन अभी इन 2 महीनों में लेटेस्ट 3 लोगों के नाम याद रखने आपको। जैसे इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति का जो है कि निर्वाचन हो गया, प्रबोवो सुबियांतो। अच्छा, इंडोनेशिया का इससे पहले कौन था? जोको विडोडो थे कि नहीं थे? जोको विडोडो साहब थे। ठीक है, अब कौन हो गया? प्रबोयो सुबियांतो हो गया। वहीं फिनलैंड के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो अलेक्जेंडर स्टब हो गए और पोलैंड के प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो डोनाल्ड टस्क हो गए। तो ये 3 नई नई नियुक्तियां हैं, इनसे भी प्रश्न बन सकता है। अब आ जाते हैं हम इकोनॉमिक सेक्टर में प्रवेश करते हैं, यानी अपने इकोनॉमी अपडेट में, क्योंकि हमने नेशनल कवर कर लिया, इंटरनेशनल कवर कर लिया। इकोनॉमी अपडेट में मैंने आपको पहले बताया कि मैं बजट की क्लास अलग से एक बना दूंगा, यूपी बजट और सेंट्रल बजट एक ही में मिक्स करके बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई 100%। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या मतलब है कि भाई स्पेस सेक्टर में हम एफडीआई जो है कि 100% तक कर रहे हैं। तो ध्यान देना कि 21 फरवरी 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। एफडीआई की नीति में अब संशोधन किया जा रहा है। तो संशोधन के पश्चात जो एफडीआई नीति नई बनी है ना, उसमें क्या क्या संशोधन हुआ? जैसे 3 स्तर पे हुआ। स्वचालित मार्ग से 74% तक आप एफडीआई की अनुमति ले सकते हो। किसमें? अगर आप उपग्रह का विनिर्माण कर रहे हो, प्रचालन कर रहे हो, सैटेलाइट डाटा उत्पाद कर रहे हो, इन सभी चीजों में आप स्वचालित मार्ग से 74% तक एफडीआई अनुमति दे सकते हो। स्वचालित मार्ग का मतलब होता है बॉम्बे रूट से, ठीक है, बॉम्बे रूट से आना। और गवर्नमेंट या सरकारी मार्ग का मतलब होता है दिल्ली के रूट से आना, यानी परमिशन लेके आना। तो दिल्ली के रूट से नहीं, बल्कि स्वचालित यानी बॉम्बे रूट से अगर आप आ रहे हो तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बी ऑप्शन पे अगर आप देखोगे तो स्वचालित मार्ग से 49% तक एफडीआई की बात हो रही, जिसमें प्रक्षेपण यानों और संबंधित प्रणालियों से संबंधित है। यहाँ पे प्रक्षेपण यान का निर्माण नहीं किया जा रहा, उपग्रह नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे प्रक्षेपण यान है जो रॉकेट लॉन्चर है। वहीं जो तीसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से प्रश्न पूछेगा कि स्वचालित मार्ग से 100% तक की जो है कि एफडीआई अनुमति हो चुकी, जिसमें उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट आदि, इन सभी चीजों में। तो बस आपसे एक प्रश्न ऐसी बन जाएगा कि क्या 100% तक एफडीआई की बात हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। अच्छा, ए और बी में, जैसे ए में 74% था तो 26% बच गया, बी में 49% तक केवल एफडीआई तो 51% बच गया। ये एफडीआई की अनुमति आपको सरकारी मार्ग से मिलेगी। मतलब अगर कोई भी कंपनी इन सभी सेक्टर में, ए और बी वाले सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसे क्या करना होगा? सरकारी रूट से जो है कि उसे परमिशन भी लेनी पड़ेगी। अब आ जाइए आरबीआई की एमपीसी पे बात करेंगे। एमपीसी मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, क्या करती है कि मौद्रिक नीति का भी वक्तव्य आया 2023-24 का। 8 फरवरी 2024 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता जी में एमपीसी द्वारा जारी किया गया एक मॉनेटरी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, जिसमें कुछ रेट है, रेपो रेट वगैरह हो गई, एसएलआर हो गई, सीएलआर हो गई, यही सब बस आपको याद रखनी होती है। अगर मैं बात करूं रेपो रेट की, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत, तो रेपो रेट कितनी रखी गई? 6.50, जो कि अपरिवर्तित है। पिछले 3 बार से जो है कि चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। इसी तरीके से एसडीएफआर यानी कि स्थायी जमा सुविधा दर, ये 6.25% है।
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ रेट की बात करेंगे तो 6.75, बैंक रेट की बात करेंगे 6.75 है, और सीआरआर और एसएलआर, ये आपके सीआरआर तो होता है 4.50 और एसएलआर होता है 18%। क्या बताया गया मैंने, क्या बताया? अब ध्यान देना कि आपसे पूछेगा रेपो रेट अभी हाल ही में एमपीसी के द्वारा बताया गया कितना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा एक रिव्यू आया है पेपर, उसमें कितनी बताई गई, तो 6.50, और स्थायी जमा सुविधा दर 6.25, मार्जिनल यानी एमएसएफ 6.75, बैंक रेट 6.75, सीआरआर 4.50, एसएलआर 18%। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। वहीं आरबीआई के द्वारा 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित की गई कितनी, 7% तक ये अनुमानित की गई आरबीआई के द्वारा। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है उसको आरबीआई भी अनुमानित करती है, सरकार भी अनुमानित करती है, आईएमएफ भी अनुमानित करता है, वर्ल्ड बैंक भी अनुमानित करता है, अंकटाड भी करता है। तो विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो अलग अलग तरीके से बताते हैं कि भारत की ग्रोथ रेट या पूरे विश्व की जो ग्रोथ रेट होती है अलग अलग देशों की कितनी हो सकती है। तो यही प्रेडिक्शन आरबीआई ने किया है जो प्रत्येक वर्ष करता है। तो ये कह रहा है कि रियल जीडीपी 7% तक रहेगी, इतनी वृद्धि करने की अनुमानित है। अच्छा, पेटीएम बैंक से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। हालांकि इस मैगजीन में कुछ ज्यादा जानकारी थी भी नहीं और मैं भी नहीं मानता कि पेटीएम से कोई प्रश्न बन सकता है। केवल एक प्रश्न आ सकता है कि अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा 197 कम्युनिकेशन, इसका नाम आपने सुना होगा, इसकी भुगतान सेवा शाखा पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर व्यावसायिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये पूछ सकता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड जिसपे हाल ही में आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है, ये किस कंपनी की भुगतान सेवा शाखा थी। तो बस आप लोग वहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हमने तो पेटीएम पेटीएम ही सुना था, हमने तो ओरिजिनल कंपनी सुनी नहीं। तो ओरिजिनल है 197 कम्युनिकेशन। और पहले यह था कि 29 फरवरी 2024 तक जो है कि सारा का सारा प्रतिबंध लग जाएगा, कोई पेमेंट सिस्टम नहीं चालू होगा। लेकिन अब इस तिथि को बढ़ा दिया गया, 15 मार्च 2024 तक जो है कि पेटीएम को एक मोहलत दी गई है, या पेटीएम के जो कस्टमर है उन्हें मोहलत दी गई है कि आप जल्दी से जल्दी अपना सारा पैसा इधर से उधर कर लीजिए, ताकि पेटीएम फिर यूज नहीं हो पाएगा और उस समय से सारी सेवाएं प्रतिबंधित हो जाएगी। तो पहले 29 फरवरी डेट आई थी, अब 15 मार्च 2024 हो गई है। अब इसी के साथ हम भारत का कुल व्यापार की बात करेंगे। तो देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़े जो कि 15 फरवरी 2024 तक के अपडेट है, जिसमें बताया गया कि शीर्ष निर्यात हमने कहां कहां किया। तो सबसे अधिक जो हमने निर्यात किया, पहले यूएसए को किया, फिर दूसरे नंबर पे यूएई और चाइना थर्ड पे आता है। हम यूएसए के साथ व्यापार में घाटे में नहीं रहते, व्यापार अधिशेष में रहते हैं। हम यूएसए को सबसे अधिक निर्यात करते हैं, आयात नहीं करते हैं उससे। सेकंड नंबर पे यूएई को निर्यात करें, चाइना से तो हमेशा हम घाटे में रहते हैं। अच्छा, हमने आयात कहां से किया, तो चाइना से सबसे अधिक आयात किया, दूसरे नंबर पे यूएसए और तीसरे नंबर पे यूएई। ध्यान देना कि इससे पहले जो क्रम था ये चाइना का था, फिर यूएई का था, ठीक है, और फिर उसके बाद यूएसए का आता था। लेकिन अब ये बदल गया है ये क्रम, अब यहाँ पे सबसे पहले चाइना से भी आयात हो रहा है, फिर दूसरे पे यूएसए और तीसरे पे यूएई है। उसी तरीके से पूछा गया कि शीर्ष वस्तुएं आयातित हमने अपने भारत में पिछले एक साल में कितनी वस्तुएं आयातित की हैं और उसमें सबसे ज्यादा डिमांडिंग वस्तु कौन कौन सी है। तो आप देखोगे पेट्रोलियम और क्रूड उत्पाद या क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये इसी क्रम में पूछा जाता है, आपसे यूपीएससी भी पूछती है और स्टेट पीसीएस भी। तीसरे नंबर पे मशीनरी उत्पाद जो कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, क्योंकि मशीनरी उत्पाद इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं लेकिन कुछ होते हैं नॉन इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मान लो आपका कपड़े सिलने की मशीन देख लो जो महिलाएं यूज करती हैं, ये भी तो मशीन ही तो है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी मशीनरी उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते। फिर चौथे नंबर पे गोल्ड होता है और फिफ्थ नंबर पे कोल यानी कि कोयला। ये 5 वस्तुओं का क्रम से जो है कि आयात किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम क्रमगत निर्यात की बात करें तो सबसे अधिक हम इंजीनियरिंग गुड्स को बेच रहे हैं, दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद को सेल करते हैं, तीसरे नंबर पे जेम्स एंड ज्वेलरी को करते हैं और फोर्थ नंबर पे ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, क्योंकि भारत का जो दवाई का निर्यात होता है वो चौथे नंबर पे होता है, पूरे विश्व में हम करते हैं। तो ये भारत की तरफ से फोर्थ नंबर पे है। अब एक रिपोर्ट के अनुसार सीड्स कंपनियों को पूछा जा रहा है कि मार्केट कैपिटलिज्म, मतलब मार्केट कैपिटल का मतलब होता है कि किसी कंपनी का बाजार पूंजीकरण कितना है, यानी कि उसके पास कितनी अधिक धनराशि है सबसे अधिक। तो मार्केट कैप के आधार पे अगर आप देखोगे तो दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी बनती है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरे नंबर पे आती है एप्पल और तीसरे नंबर पे आती है सऊदी अरामको। क्या नाम आया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और सऊदी अरामको। ये 3 जो है कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो मार्केट कैप की कंपनी होंगी तो सबसे नंबर 1 पे आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज, नंबर 2 पे आती है टाटा कंसल्टेंसी जिसको हम टीसीएस भी कहते हैं, और थर्ड नंबर पे आता है एचडीएफसी बैंक और फोर्थ नंबर पे आता है आईसीआईसी बैंक। तो ये हो गई आपकी मार्केट कैप के अनुसार। अब यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अभी जारी की गई जनवरी 2024 की। ध्यान से समझो कि 30 जनवरी 2024 को आईएमएफ के द्वारा जारी की गई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी कि विश्व आर्थिक
आउटलुक जो होता है, अर्थशास्त्र कह दो या आर्थिक कह दो, इसकी रिपोर्ट जनवरी 2024 में आईएमएफ ने जारी की, जिसका शीर्षक है मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन एंड स्टडी। ये इसका टाइटल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिस प्रकार से आरबीआई ने ग्रोथ रेट इंडिया की सजेस्ट की थी 2023 में 7%, उसी तरीके से आईएमएफ ने कहा कि 2022 में इंडिया की ग्रोथ रेट 7.2% अनुमानित थी, 2023 में इसने 6.7 कही, लेकिन 24 और 25 के लिए इन्होंने 6.5% कहा है। यह भी कहा कि यह विश्व में सर्वाधिक ग्रोथ रेट होगी, किसी भी देश की इतनी ग्रोथ रेट नहीं होगी जितनी कि भारत की हो रही है इस बार, 6.5। और इन्होंने कहा कि विश्व की पूरी रहेगी, पूरे विश्व की अगर हम मिला के देखें तो 2024 में जो ग्रोथ रेट होगी वो होगी 3.1%। तो ये आईएमएफ ने आंकड़ा दिया है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में आईएमएफ ने भारत के लिए 2024 में ग्रोथ रेट क्या अनुमानित की है, तो 6.5% और 2023 में 6.7%। तो इस तरीके से प्रश्न पूछता है। सेम इसी तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ध्यान देना आउटलुक वर्ड यूज नहीं होगा, अब होगा प्रोस्पेक्ट्स, यानी जिसको हम लोग कहते हैं संभावनाएं, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जनवरी 2024, ये जारी करता आपका वर्ल्ड बैंक, जिसने कि 9 जनवरी को जारी की। इसने भी कहा कि 2023 में ब्रिक्स देशों में अगर आप देखोगे तो भारत की सर्वाधिक वृद्धि दर है 6.3%। इसने भी कितना बताया, 6.3%। और विश्व की इसने कितना बताया, 2.6%। तो भारत की 2024 में इसने 6.4% जो है कि अनुमानित बताई है। अब यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो वर्ल्ड बैंक की जो है कि 6.4% है 2024 में अनुमानित, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आईएमएफ ने कितना बताया भारत की 2024 में, 6.5% बताया, ठीक है। और 2023 में अलग अलग है, दोनों को याद रख लेना। तो यहां पर आपने इस चीज को देखा। अब हम जरा बात कर लेते हैं विज्ञान से संबंधित कुछ मुद्दों। अब जैसे इसमें आप देखोगे कि अभी हाल ही में एक चंद्रमा पर जो है कि दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने में एक सफल हुआ प्रक्षेपण यान, जिसका नाम क्या रखा गया, ओडिसियस रखा गया। क्या नाम रखा गया, ओडिसियस। तो चलो पूरी जानकारी कवर करते हैं। 22 फरवरी 2024 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला यह विश्व का पहला निजी अंतरिक्षयान हो गया। इससे पहले जो भी अंतरिक्षयान गए थे वो सरकार की तरफ से गए थे। जैसे भारत की तरफ से इसरो ने जब भेजा तो उसमें सरकारी पैसा लगा था, किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं था। लेकिन ये पहली बार हुआ कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा भेजा गया। इससे पहले अगर आप नासा की बात करो तो नासा भी जो है कि सरकारी संस्था है, लेकिन प्राइवेट तो नहीं है। लेकिन 15 फरवरी 2024 को फ्लोरिडा यूएसए में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। और स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, जो कि एक प्राइवेट बिजनेस कंपनी है। इसके तहत नोवा सी रोबोटिक चंद्र लैंडर को दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित मेलापर्ट ए क्रेटर के निकट उतारा गया। क्या कहा गया, मेलापर्ट ए क्रेटर के निकट उतारा गया और नोवा सी को ही ओडिसियस का नाम दिया गया है। और ये जो मेलापर्ट ए क्रेटर नाम दिया गया दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में, ये कौन थे, तो ये बेल्जियम के खगोल वैज्ञानिक थे, जिनकी याद में या जिनके संस्मरण में इस तरीके का नाम इन्हें दिया गया है। आगे बात करते हैं HAPS का ये सफल परीक्षण किया गया भारत सरकार के द्वारा या इसरो के द्वारा अगर हम कह सकते हो। तो फरवरी 2024 में CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा चालित छद्म उपग्रह, जिसको हम स्यूडो सैटेलाइट का पहला परीक्षण किया। तो सौर ऊर्जा से संचालित है, ध्यान देना। और यह एक नए पीढ़ी का UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल का प्रोटोटाइप है। यह समताप मंडल तक उड़ान भर सकता है, यानी एक तरीके से ड्रोन की तरह लगे, लेकिन ये मुख्य रूप से समताप मंडल तक यानी 50 किलोमीटर तक हाइट में उड़ान भर सकता है। और HAPS का नाम क्यों रखा गया, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, इसको हम कह रहे हैं छद्म उपग्रह। और HALE हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल, ये दो नाम इससे जुड़े हुए हैं। अब GSLV F14 या यूं कहे कि इनसैट 3DS, ये जो मिशन था ये 17 फरवरी को इसरो के द्वारा इनसैट 3DS उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया और GSLV F14 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा प्रक्षेपित हुआ था, GSLV F14 के द्वारा। और यह एक मुख्य रूप से मौसम विज्ञान उपग्रह है, जो प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, भूकंप, इनकी जानकारी दे सकेगा, जिससे पहले से ही सरकार और आम जन अवेयर हो जाए। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये पूरी तरीके से वित्त पोषित किया गया है। कौन वित्त पोषण दे रहा है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि यहीं तक मैंने करंट अफेयर्स को अपडेट किया था। केप वर्डे को WHO के द्वारा 12 जनवरी 2024 को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। क्या कहा गया, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। और अब तक कुल विश्व में 43 देश ऐसे हैं जो कि मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। अफ्रीकी देशों की बात करें तो ये अफ्रीकी देश का तीसरा देश होगा, क्योंकि इससे पहले मॉरिशस को 1973 और अल्जीरिया को 2019 में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। तो अफ्रीका में 3 देश हो चुके हैं, लेकिन पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो 43 कंट्रीज हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका अपडेट
अपडेट पार्ट नंबर 1 और जो सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम यूपी स्पेशल और जो बचा हुआ लास्ट का संक्षिप्तियां रहेगी जिसमें पुरस्कार होंगे, चर्चित व्यक्ति होंगे, राष्ट्रीय व्यक्ति, निधन और स्पोर्ट्स गेम, ये सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग। और यही 2 क्लास और पिछली जो 12 क्लासेस है, टोटल 14 क्लास में आपकी करंट अफेयर्स एकदम शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। पूरे के पूरे प्रश्न आपके यहीं से फंस जाएंगे। साथ में आप चाहो तो 650 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज जरूर देख सकते हो जो मैंने चलाया था आरओ के समय, क्योंकि वो भी इसी घटना चक्र पे आधारित था। तो जो सिंसियर स्टूडेंट है उन्हें पता है कि आरओ और यूपी पीसीएस का सेम करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है, अलग से नहीं। तो आप इस एमसीक्यू सीरीज को भी देख के अपना रिवीजन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।